हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सुजीत सर, फिजिक्स फैकल्टी एफिनिटी क्लासेस गुवाहाटी। ठीक है, तो आज मैं आपका फुल लेंथ टेस्ट 3 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। आइए, पेपर आप दिए होंगे, कैसा लगा कमेंट में बता देना एक बार, ठीक है ना, कैसा था। सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो, इफ CRL एंड I डिनोट capacity, resistance, inductance and electric current respectively, then quantity not having the same dimension that of time। अच्छा, आपको एक बात तो पता होगा टाइम के बारे में कि बाबू टाइम कांस्टेंट एक क्या होता है, एक टाइम कांस्टेंट होता है आरसी सर्किट में। ठीक है, पहला चीज, एक टाइम कांस्टेंट होता है L/R, क्या होता है L/R, और एक टाइम कांस्टेंट होता है LC। कौन सा सी? LC। ये कहाँ होता है? LC सर्किट। तो ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो ये क्या, ये टाइम है क्या? नहीं, ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। हाफ L/I²। जैसे आपको पता है कैपेसिटर में क्या होता था, हाफ CV², और से इंडक्टर में क्या होता था, हाफ L/I²। क्लियर? तो ये वाला टाइम नहीं है, तो कौन सा अपना ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो मुझे देखकर लग रहा है काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आइए, यहां बोल रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉजिटिव ब्रांच ऑफ कर्व y is equal to this where x is equal to this, x and y are measured in meter and t is in second, velocity of the particle at t is equal to 2 second। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है बेटे, वेलोसिटी का एक्स आई कैप प्लस वेलोसिटी का बाई जे कैप। ठीक है, Vx निकालने के लिए आपको पता है मैं करूंगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। एक्स यहां से आइए क्या है, t², तो यहां से मैं करता हूं बेटा, t² को कर दो डिफ्रेंशिएट, तो 2t और बाई में 2 आ जाएगा। क्लियर है? नीचे 2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा। दिस से दिस, दैट इज वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज t। अभी मैं एज ए फंक्शन ऑफ टी रहने देता हूं। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी का y, तो वी वाई इज इक्वल टू, आपको भी पता है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, दिस। तो y x के टर्म में, तो मैं यहां से x को यहां पुट कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू पहले हो क्या जाएगा, t का पावर 4, और बाई ये वाला 2 और ये वाला 2 8 हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार, तो यहां से मैं निकालता हूं dy बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू वी वाई, और वी वाई इज इक्वल टू 4t³ और बाई में 8, और यहां से ये 2 टाइम गया, दैट इज वी वाई इज इक्वल टू हो गया t³ बाई 2 हो गया। ठीक है, तो Vx निकाल रखा हूं, Vy निकाल रखा हूं, मुझे तो चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एक्स आई कैप प्लस वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट जे कैप, Vx विल बी इक्वल टू टी आई कैप एंड Vy इज इक्वल टू t³ बाई 2 जे कैप। तो यहां से आ गया बेटे, आपको चाहिए वेलोसिटी कब चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए, 2 सेकंड पुट करो, 2i और प्लस 2 रेज टू पावर 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/2 जे कैप, ये आ गया 4। मतलब आपको जो वेलोसिटी वेक्टर मिला है ये 2i कैप प्लस 4 जे कैप मिल रहा है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 2i कैप प्लस 4 जे कैप, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस मीटर पर सेकेंड इफ वाटर फ्लोज इन द रिवर विद अ वेलोसिटी दिस। ठीक है, ये बोल रहा द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज, ये दिया क्या है, ये दिया है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस विल बी इक्वल टू, ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आगे चलो, इफ वाटर फ्लोज इन द रिवर विथ अ वेलोसिटी दिस, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या दिया है बेटे, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आइए, बहुत अच्छी बात है। देन डिफरेंस इन टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा पाथ, एक तो है शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम। क्लियर? विड्थ ऑफ रिवर 80 मीटर दिया है। अब आप देखें इधर, आपको एक बात पता होगा, ये रिवर है, क्या है, रिवर, तो रिवर 80 मीटर दिस से,
अब बेटा आपको एक बात पता है कि ये जो स्विमर है वो यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे, यहाँ से इसको जंप मारना है। आपको पता है जंप करने का 3 तरीका था, एक तो इधर जंप करते थे, इधर करेंगे, इधर भी किया जा सकता है, ठीक है, जो कि मैं क्लास में आपको ये तीनों केसेस बताया हूं। आगे चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली बात शॉर्टेस्ट पाथ है। कौन सा पाथ है? शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ इट मींस जीरो ड्रिफ्ट। शॉर्टेस्ट पाथ इट मींस जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता हूं, ये वाला बात करता हूं, तो भैया इसके लिए इसको जंप इधर मारना पड़ता था, और इधर जब जंप मारता था तो इसके लिए जब आप टाइम निकालोगे तो डी वाई रूट अंडर वी एम आर का स्क्वायर माइनस में वी आर का स्क्वायर होता था, ठीक है। वी एम आर का मतलब कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बोट पे कौन बैठा होगा? मैन ही तो बैठा होगा। आइए, तो यहां से अगर मैं देखता हूं बेटे, तो यहाँ डी कितना है? 80 है, और डिवाइडेड बाई वी एम आर कितना है? वी एम आर की बात करूं तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर और माइनस में है 6 का स्क्वायर, तो यह आ गया 80 बाई रूट अंडर 100 माइनस 36, मतलब आ गया 80 बाई रूट अंडर 64 बाई 8, मतलब ये आ गया 10 सेकेंड। ये क्या आ गया? 10 सेकेंड। ये कौन सा है? ये है भैया, इधर जंप मारेगा तो बिल्कुल यहां पहुंचेगा, जिसको जीरो ड्रिफ्ट बोल रहे थे। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर? ठीक। अब बाबू शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको पता है कि वो जो इंसान है वो अपना सारा का सारा एनर्जी इधर लगा देगा, और इसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम की बात करता हूं, तो शॉर्टेस्ट टाइम में बाबू ये क्या आएगा? डी वाई, सिंपल सा वी एम आर होता था, तो डी वाई वी एम आर का मतलब 80 बाई 10, 80 बाई 10 मतलब ये कितना आ गया? 8 सेकेंड। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए कौन सा होगा? 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें मैं दोनों केसेज, इस क्वेश्चन में मैं दोनों आपको सिखाने का कोशिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इधर देखो, बोल रहा प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी दे रखा है मीटर पर सेकंड। प्रोजेक्टाइल की बात कर जा रही, ध्यान रखना, द पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल दिस एंड जी दे रखा है, ठीक, करते हैं। अब देखो, अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करता हूं तो प्रोजेक्टाइल आपको पता है दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन इन विच बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड ए एक्स क्या होता था? ए एक्स 0 होता, लेकिन ए बाई नीचे की ओर होता था 10। आपको भी पता है जी का वैल्यू 10 अपने को लेना पड़ेगा। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे आप देखिए बेटे कि v का x कंपोनेंट कितना है? 1 है, मतलब इस वाले डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, और v का बाई कंपोनेंट कितना है? ये है 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब आपको पता है कि ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए sx लिखेंगे uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर। आपको पता है इन्होंने लिख रखा है प्रोजेक्टाइल, कौन सा? प्रोजेक्टाइल, तो एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो 0, sx क्या हो जाएगा? sx को x मान लेता हूँ, ux आ गया 1 और इंटू टी, मतलब बाबू t इजकल टू x। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूंगा, क्या बोलूंगा? इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट चलता हूँ एस वाई की तरफ। एस वाई विल बी इक्वल टू बाई इजकल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी। तो यू बाई वाई, यू बाई कितना है? यू बाई इज 2 और इंटू में टी, और यहाँ पे प्लस में हाफ, एक्सलेशन नीचे की ओर माइनस के साथ 10 और इंटू में टी स्क्वायर, तो बाई इजकल टू आ गया 2t, और ये आ गया बाबू 2t माइनस में 5t स्क्वायर। अब मैं t को यहाँ पे पुट कर दूंगा, t इजकल टू एक्स, तो t इजकल टू एक्स, बाई इजकल टू 2 इंटू एक्स और माइनस में 5 इंटू एक्स का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, आप देखिए 2x माइनस 5x स्क्वायर, दिस इज योर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्लियर? फोर्थ नंबर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, एन इंसेक्ट क्रॉच, है ना, क्रॉल्स अप अ हेमी स्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, दिस फिगर है ना। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट यहां, ठीक। अब ये बोल रहा है बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस, ये दे रखा है म्यू का वैल्यू दे रखा है, म्यू दे रखा है 1/3,
कौन सा 1/3, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर टू द इंसेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इच। क्लियर। सिंपल सा ये बोल रहा है बेटे कि जब ये इंसेक्ट यहां है, कहां है, यहां, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लगाओ, इस वाले जो फोर्स लगेगा mg नॉर्मल, उसको इस वाले डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करो, दैट इज इक्वल करके लाना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं। आइए अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो बेटा, देखो चूंकि ये वीडियो सब देख रहे हैं, वैसे मैं क्लास में सब चीज बता रखा हूं। ये देखो इन दोनों लाइनों का बीच का एंगल अल्फा है। अगर मुझे स्पेस में कहीं भी कोई एंगल चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा, तो इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, ये एंगल अल्फा ही होगा। जैसे बचपन में आप करते थे कि इन दोनों लाइनों का बीच का अगर थीटा है तो ये लाइन, ये वाला भी थीटा होगा, डेट इज इसके ये पैरेलल है और इसके ये पैरेलल है, इसलिए थीटा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम तो क्या करता हूं, एक लाइन मैं बनाता हूं जो कि इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो आपको भी पता है यहां टेंजेंट मारा हो तो नॉर्मल परपेंडिकुलर। अब आगे चलो, अब एक लाइन मैं और खींचूंगा, एक लाइन मैं ये खींच रहा हूं जो कि इसके परपेंडिकुलर, डेट इज ये एंगल अल्फा है। क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, क्योंकि यहीं पे है इसलिए अल्फा बोल। तो जब ये है तो मैं इसको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बना देता हूं भैया कि एक बॉडी है, यहां पे रुका हुआ है, एंगल अल्फा है, म्यू का वैल्यू 1/3 है, डेट इज अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, हाँ या नहीं, तो भैया मैं तो सीधे बताऊंगा tan अल्फा इजकल टू होता था म्यू एस, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर। तो यहां से आप बताइए tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, तो यहां से कितना आ गया, इसको नीचे भेजो बाबू, तो cot अल्फा इजकल टू 3 इज योर आंसर। एक लाइन में आएगा cot अल्फा इजकल टू 3, डेट इज ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ मैन पुल इट विद दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक द सिचुएशन शोन बिलो अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स exerted by the surface on the block, least to maximum, मतलब कम से ज्यादा की तरफ। अब मुझे खुद बताओ, अगर मैं यहां पे बातें करता हूं, तो भैया यहां पे अगर नॉर्मल की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल यहां पे आएगा जो इसके mg के बराबर होगा। सिंपल सा बात है, यहां n1 बोल देता हूं, तो यहां क्या है, n1 इजकल टू mg। क्लियर। आपको ये सब चीजें जब मैंने लिखाया था पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, वहां पे ऐसा किया हुआ होगा। आगे चलो बाबू, यहाँ पे नीचे की ओर mg आएगा, यहाँ नॉर्मल आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर ये बैलेंस हो रहा है तो आप देखो इसको नॉर्मल 2 बोलता हूँ। नॉर्मल 2 समथिंग फोर्स x इजकल टू mg, मतलब नॉर्मल 2 इजकल टू mg माइनस क्या हो गया, mg माइनस x हो गया। यहाँ पे अगर आप बनाते हो तो यहाँ नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर एक नॉर्मल 3, अब बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, नॉर्मल 3 प्लस 10 इजकल टू mg, हाँ या नहीं। तो यहाँ n3 इजकल टू क्या आ जाएगा, mg माइनस में 10 आएगा। देखो यहाँ पे 10 का कंपोनेंट है, मतलब 10 से कम हो, ठीक है ना। आपको ये बात क्लियर हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 का कंपोनेंट मतलब 10 से कम ही रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम मुझे लग रहा है इस वाले में, उसके बाद सेकेंड वाले में, और सबसे ज्यादा नॉर्मल है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट टू मैक्सिमम, तो लिस्ट टू मैक्सिमम 3 2 1, दैट इज अपना ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलो। सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट, द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर massless, नाउ द स्ट्रिंग इज कट, the acceleration of mass 2m and m just after the string is cut will be। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको भी पता है सबसे पहले क्या करते थे भैया, इसका फ्री बॉडी बनाएंगे mg, यहाँ mg तो यहाँ पे टेंशन, तो यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे कितना लगेगा बाबू, यहाँ 2mg, तो 2mg। आपको पता है ये रुका हुआ है तो mg इक्वल टू यहाँ बोल देता हूँ टेंशन, यहाँ जो टेंशन है mg के इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में सॉल्व होता है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ स्प्रिंग फोर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग रखो, और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो mg एंड ये वाला टेंशन इज इक्वल टू mg, ये हो गया 3mg। क्लियर? ये अच्छा आगे चले। अगर मैं आपसे बातें करूं कि भैया कट किसको कर रहा है, कट इसको कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, जैसे मैं इसको कट करूंगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग टेंशन बिकम जीरो। सिंपल से मैं आपको बात बताता हूं, सपोज करो कि हम 4 दोस्त हैं और मेरे एक दोस्त को कोई चाटा मारता है, तो दोस्त तो रिएक्ट करेगा ही, लेकिन जिसको चाटा मारा पहले वो रिएक्ट करेगा। तो जिसको इन्होंने कट किया उसका भैया सबसे पहले टेंशन जीरो करो, क्योंकि जस्ट आफ्टर ही पूछा जाता है इस क्वेश्चन, बाद में तो चीजें अलग होती है। तो मुझे बताओ जैसे ही ये कट किया ये वाला तो टेंशन जीरो हो गया, मतलब अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एम, नीचे की ओर आएगा बेटा mg, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, mg बाई एम, मतलब g डाउनवर्ड देख लो, g डाउनवर्ड है ना, m का क्या आएगा, g डाउनवर्ड। तो g डाउनवर्ड किसमें है, इसमें है, इसमें है, क्योंकि 2m एंड m बोला है तो m g डाउनवर्ड, दिस गलत। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जैसे ही मैं कट किया टेंशन तो जीरो हुआ, लेकिन ये 2mg जीरो नहीं होगा और av वही रहेगा अभी। तो भैया जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग 2m, नीचे की ओर क्या आ गया बाबू, 2mg, और ऊपर की तरफ है 3mg, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 3mg माइनस में 2mg और बाई में m, डेट इज ये कितना आ गया, m से m चला जाएगा, ये कितना आ गया 2mg, अच्छा बाई में 2m आएगा क्योंकि टोटल मास है, तो यहां से आ गया बेटे mg बाई 2m, यहां से m गया, मतलब g बाई 2, और चूंकि ये जाएगा कहाँ, ऊपर वाले की तरफ, तो ये मूव्स अपवर्ड। तो आइए मूव्स अपवर्ड, ये दोनों में कौन सा है, ये तो गलत हो गया, तो दैट इज ये वाला करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पावर सप्लाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विथ टाइम एज दिस। ठीक है, here t is in second velocity of particle at t is equal to 0 is this, t is equal to 0 पे वेलोसिटी कितना है, 0, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t is equal to 2 सेकंड विल बी। क्लियर? ठीक है, आइए अगर मैं पावर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, पावर, तो बाबू आप मुझे बताओ पावर से आपको वेलोसिटी की तरफ जाना है, ध्यान से सुनिएगा। पावर आप बताते कैसे थे, पावर को आप बोलते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, dw बाई dt। ठीक है, dw बाई dt। अब यहां से देखो तो बेटा dw इज इक्वल टू p dt बोल सकता हूं, दैट इज ये क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन होगा, एंड नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ओवरऑल मुझे ये फॉर्मूला लगाना है कि भैया इंटीग्रेशन p dt दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। p कितना है, दिस से, आइए पहले कर लेते हैं, p 3t स्क्वायर बाई 2dt काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आइए कहां से कहां, t इक्वल टू 0 पे आपको भी पता है, t इक्वल टू 0 पे इन्होंने बोला था वेलोसिटी 0, तो t इक्वल टू 0 पर भी काइनेटिक एनर्जी ये तो हो गया 0, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा है, क्या पूछा है, 2 सेकंड पे, है ना, 2 सेकंड पे पूछा है, तो भैया यहाँ पे देख लेंगे फाइनल। आइए पहले इसको करते हैं, 3/2 को तो बाहर निकाल लो बाबू, 3/2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर का क्या हो गया, टी क्यूब बाई 3, और यहाँ लोअर लिमिट 0 से लेकर अपर लिमिट 2 इक्वल टू के फाइनल। यहाँ से 3 से 3 चला गया तो 1/2 यहाँ आ गया 2 का होल क्यूब और माइनस में 0, यहाँ से हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा मास आपको पता है, यहाँ से चलिए थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो यहाँ से आ गया हाफ 8, ये वाला 4 विल बी इक्वल टू हाफ, मास दिया है 2 kg, कितना kg, 2 kg, और इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, 2 से 2 गया, वी फाइनल का स्क्वायर दैट इज v इक्वल टू रूट अंडर 4 दैट इज 2, वैसे प्लस माइनस 2 लेकिन ऑप्शन में माइनस है नहीं, तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड दैट इज अपना ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा। आइए, बोरा फिगर शोज द वर्टिकल section of frictionless surface, a block of mass 2 kg is released from position A, its kinetic energy as it reaches at position C। ठीक है, यहां से इन्होंने क्या किया, यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, आपको यहां पे पूछ रहा है।
जाहिर सी बात है जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ड्यू टू ग्रेविटी ही ये इस पे मूव करेगा, स्मूथ सरफेस। क्लियर? तो ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर रहा है, और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं भैया सिंपल सा करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू के प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के प्लस यू फाइनल। इनिशियल में काइनेटिक कितना है बाबू? इनिशियल में काइनेटिक 0 है। क्या है? 0। आइए, सबसे पहली बात तो मुझे, आपको भी पता है कि मुझे कुछ डेटम लेना पड़ेगा, तो मैं इसी को डेटम ले लेता हूँ, इसको डेटम का मतलब रेफरेंस लेवल, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर करेंगे। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर करता हूँ। ये वाला 7 मीटर है, तो ये वाला कितना रहा होगा? 7 मीटर बचा होगा। तो इनिशियल में काइनेटिक तो 0 है, पोटेंशियल मास कितना दिया है? मास 2 kg, इंटू में जी का वैल्यू ले लेता हूँ 10, और इंटू में h7 इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको निकालना है ना? और पोटेंशियल यहाँ पे क्या लोगे? 0। तो यहाँ से देखो 7 2 जा 14 और 14 10 जा, दिस विल बी इक्वल टू 140 जूल इज योर आंसर। दैट इज अपना ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। आइए, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी revolving a vertical circle of radius r at a lowest point is this, the ratio of maximum to minimum tension in the string। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए मैं थोड़ा शॉर्टकट में इसको करूंगा। वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, इधर देखें आप। आइए, ये बोल रहा है ये एक बॉडी है, इसको मैं बॉटम पे कितना दिया हूं? √7 GR, √7 GR। आपको पता है बेटे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे टेंशन बिल्कुल, यहाँ पे टेंशन मिनिमम होता है। क्लियर है? आइए, तो सबसे पहले मैं लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करता हूं। तो यहाँ पे ऊपर की ओर टेंशन लगेगा, नीचे की ओर इसका mg लगेगा, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू mv² बाई रेडियस r। क्लियर? तो यहां से टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m, और v कितना है? √7gr का स्क्वायर और बाई r। तो यहां से t माइनस mg इज इक्वल टू आ गया 7 mg² बाई r, r से r गया, तो t माइनस mg इज इक्वल टू आ गया 7 mg। तो टेंशन मैक्स जो है लोअर मोस्ट पॉइंट पे वो है 8 mg। पहला तो ये। अब ध्यान से सुने बाबू, यहां अगर टेंशन पता है तो ध्यान से सुनो। यहां अगर टेंशन 8 mg है, तो टेंशन में आप 3 सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो? 3। तो यहां टेंशन अगर 8 mg है, तो यहां पे जो टेंशन होगा, यहां पे टेंशन और 3 सब्ट्रैक्ट करो, ये होगा 5 mg। फिर यहां पे कितना होगा? तो इस 5 mg में 3 करो, तो ये आ गया 2 mg। क्लियर? मतलब टेंशन जो मिनिमम है वो 2 mg और मैक्सिमम है 8 mg। अपने को मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो चाहिए, तो मैक्सिमम कितना है? T मैक्स और बाई T मीन इज इक्वल टू, ये कितना आ गया बेटा? 8 mg, और बाई में आ गया बाबू 2 mg। दिस विल बी इक्वल टू 4:1। ठीक है? दिस। अब आपको लग रहा होगा जिस बच्चा को तो मैं पढ़ाया हूं उसको ये सब पता है कॉन्सेप्ट। सपोज करो कि सर डायरेक्टली आप कैसे कर दिया। आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। मेरा ये कहना है, देखो सपोज करो बेटा, सपोज करो, बिल्कुल ध्यान से देखना। सपोज करो यहां पे मैं वेलोसिटी दिया 10, क्या दिया? 10 GR दिया। तो देखो अगर यहाँ 7 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, पहले तो ये ध्यान रखो 10 से। तो यहाँ 10 है तो यहाँ टेंशन हो जाएगा 11 mg। अब ध्यान से देखें, टेंशन में आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है, और स्पीड में आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा? यहाँ टेंशन में 11 है, तो 11 माइनस 3 कितना हो गया? 8 mg। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 5 mg। अगर स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा? तो स्पीड 10 है, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, तो √8 GR। फिर यहाँ से 2 करो तो √6 GR। क्लियर? यहाँ से आप शॉर्टकट लगा सकते हो फटाफट। क्लियर? तो आपको एक चीज सीखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 2 spheres each of mass m and radius r/2 are connected at their centers, है ना, with a massless rod of length 2r।
व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस passing through the center of one of the sphere and perpendicular to the rod. क्लियर? ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है पहले तो ये देखो, एक स्फीयर है यहां और एक स्फीयर में यहां लेता हूं, ठीक, दोनों मासलेस से कनेक्टेड है, क्या है, कनेक्टेड है, मास दे रखा है, मास एम है दोनों, रेडियस r/2, मास एम है और रेडियस कितना है बेटा, r/2. इज इट क्लियर? आपसे पूछा क्या है, पूछा है व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. मतलब भैया यहां से पास करने वाला और इस रॉड के परपेंडिकुलर, इस वाले एक्सिस के अबाउट अपने को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पहली बात तो देखो, इस क्वेश्चन में कहीं ना तो सॉलिड बोला है ना तो हॉलो बोला है, ये ध्यान रखना, ना तो सॉलिड बोला है ना तो हॉलो. तो जब ना सॉलिड बोले ना हॉलो बोले, भैया आपको सॉलिड मान के क्वेश्चन सॉल्व करना. क्लियर? मैं चाहता तो आपको दे देता, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था. आइए सॉल्व करते हैं. तो आपको पता है सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और 2/5 mr². तो देखो बेटे, इसका इसके खुद के अबाउट होगा 2/5 mr², r के जगह पे r/2 तो mr²/4. ठीक है. अच्छा, इसका खुद का कितना होगा, m r²/4 और 2/5 होगा, 2/5. अब इसको मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा, ये डिस्टेंस दिया है 2r, तो देखिए क्या होगा, 2/5 m r²/4, क्योंकि रेडियस हाफ टाइम दिया है इसलिए प्लस में. अब मैं क्या करूंगा, इसका लिखूंगा, तो 2/5 mr²/4 और प्लस में m इंटू 2r का स्क्वायर. तो यहां से कितना आ गया, 2 नीचे आ गया 20, तो 2 ऐसे कर लो, 2 जा तो mr² और बाई में 10 और प्लस, यहां से देखिए ये भी कितना आ गया, ये 2, यहां से आ रहा है mr² और बाई में 10 और प्लस में ये कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 mr². आइए देख लेते हैं क्या आता है. एलसीएम 10 ले लो, mr² प्लस mr² और प्लस 10 40 mr². 40 and 1 and 2 तो 42, मतलब आई जो आया 42 mr²/10. 42 का मतलब इसको कट कीजिए 2 टाइम्स तो 21 और 2 5 जा, तो आई जो आया 21 mr²/5 इज योर आंसर. दैट इज अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 221/5, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन था. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22. आइए बोल रहा है डिस्क इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक. अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं. बोल क्या रहा है, एक डिस्क है, क्या है, पहली बात तो भैया ये बोल रहा है रोलिंग, क्या कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग. तो आपको पता है बेटा कि अगर मैं रोलिंग की बात करूं, रोलिंग, तो आपको भी पता है v इक्वल टू आर ओमेगा लिखूंगा. v इक्वल टू आर ओमेगा मतलब सेंटर ऑफ मास VCM इक्वल टू आर ओमेगा. क्लियर? पहले ये ध्यान में रखिए. अब देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक, तो प्योर रोलिंग कर रहा है तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ mv², और इनटू मैं फॉर्म फैक्टर बोल सकता हूं. फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बीटा 1 प्लस ICM बाई में mr². इसको थोड़ा सॉल्व ही कर लेता हूं. तो फॉर्म फैक्टर जो डिस्क का होता है 1 प्लस ICM, डिस्क का होता है mr²/2 और बाई में mr². दिस विल बी कैंसिल आउट, b इक्वल टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2. तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी आ गया टोटल ये आ गया बेटा 3/2, तो हाफ mv² और इंटू में 3/2, तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है वो 3
एम वी स्क्वायर बाई हो गया 4। ये तो काइनेटिक एनर्जी टोटल है। अब बोला रोटेशनल, तो रोटेशनल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के कारण होता है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको भी पता है आई को क्या बोल सकता हूं, हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 बोल देता हूं, और v इजकल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा इजकल टू बोल देता हूं बेटा v बाई आर। तो यहां से क्या हो गया v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से स्क्वायर गया। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के कारण जो है एम वी स्क्वायर बाई 4 है। देखो आपको पता है जब प्योर रोलिंग करते हो तो जो एनर्जी निकालते हो और काइनेटिक आप निकालते हो रोटेशनल के कारण, काइनेटिक ट्रांसलेशनल के कारण, तभी टोटल आता है। ठीक है, वाट एवर जो भी है। तो काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल। तो रोटेशनल कितना है एम वी स्क्वायर बाई 4 और डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 3 एम वी स्क्वायर बाई 4। आपको भी पता है बेटे कि यहां से एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, इसका मतलब 1:3, 1:3, दैट इज अपना ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। आइए 13 क्या बोल रहा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू masses m and m moves by a distance x by 5 when mass m is moved by a distance x and m2 is kept with the ratio of this। ठीक है, अब यहां से देखें, अगर मैं बोलता हूं xcm, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हो m1 प्लस m2। अगर आप अच्छे से नोट्स पढ़ के गए होगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस का डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डेल्टा xcm, तो m1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आइए यही लगाएंगे अपन। तो बोल रहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ टू मासेज m एंड m डैश मूव्ड बाई दिस। तो पहले भैया डिस्प्लेसमेंट दिया है x/5, क्लियर। ये वाला क्या दिया x/5। m1 को m लेता हूं, व्हेन m इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस x, m x से मूव किया है, एंड m डैश क्या है, m डैश इज फिक्स्ड, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0। फिक्स्ड का मतलब जहां मैं हूं वही हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है बेटे। तो यहां से क्या आ जाएगा m प्लस m डैश। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, m प्लस m डैश। तो ये तो 0 हो गया पूरा ओवरऑल, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, एम एक्स प्लस एम डैश एक्स इजकल टू 5mx। इसको इधर लेके आइए, तो एम डैश एक्स इजकल टू 4mx, क्लियर। एम डैश बाई एम चाहिए, एक्स से एक्स चला गया, तो एम डैश बाई एम इजकल टू 4। तो अपना ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 5 bodies of mass m and m0 placed at the corner of pentagon as shown in the figure. The net gravitational force on body of mass m placed at the center is। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यहाँ पे एक अलग मास है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था कि सपोज करो कि ऐसा पेंटागन दे रखा हूं, ऐसा एक चार्ज अगर मैं अलग कर दिया, सब Q0 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 और Q था, और यहां पे अगर पूछा जाता भैया फोर्स क्या लगेगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि Q माइनस Q0 करके निकाल देते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा m0 माइनस m वाला फैक्टर तो आना ही, तो m0 माइनस m वाला फैक्टर कहां है 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए 14 का 4 ऑप्शन डायरेक्ट। 0 पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल है नहीं और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपोनेंट लेके करते हो क्वेश्चन तो एंगल में आप फंस जाओ। ठीक है, तो इसको करने के लिए सिंपल सा क्या है, एक ट्रिक है कि कहीं भी आउटर सर्कल बनता हो, या तो पेंटागन हो, स्क्वायर हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सिंपल सा बात। तो भैया नेट फोर्स जो यहां पे होता है वो क्या होता है 0 होता है। हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, क्या हो सकता है ऑक्टागन, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे आप फटाक से क्लियर। बाकी आपको अगर देखना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का नोट्स में देखना, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM इज 1 by n टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
If the amplitude of the SHM be A, then what will be displacement of the particle? Simple. देखिए ये क्या बोल रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM इज 1/n टाइम्स, 1/n टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आओ 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 देखो इधर, ये बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का 1/n। ठीक है, अच्छा आओ यहां पे काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हैं, यहां लिखते थे हाफ m v स्क्वायर, मतलब हाफ m v इजकल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, आगे चलिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल क्या बोलोगे, पोटेंशियल बोलोगे हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल तो यही बोलेंगे। अब आइए इसको पुट करता हूं, तो काइनेटिक आ गया हाफ। अच्छा एक बात और पता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को आपको पता है के बाई एम बोलते थे जब एसएचएम का डेरिवेशन किया था इक्वेशन का। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इंटू एम को के बोल दो डायरेक्ट, तो मैं इसको के बोल के लिख रहा हूं बेटा, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और बाई में एन। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, तो दिस आइए देखते हैं। तो 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर बाई एन। इसको एक साइड रखो पहले, तो हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से 1/, इसको इधर ले जाओ पहले, 1/2 के एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस 1/2, इधर से जाएगा तो प्लस होगा 1/2 के ए एक्स स्क्वायर। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई। तो 1/2 के ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लो, हाफ के एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां से बचा 1/n और प्लस में 1। ठीक है, आइए के से के गया, इससे ये गया, तो यहां से ए स्क्वायर इजकल टू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1/n प्लस में 1। तो यहां से ए स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन बाई एन, इसको इधर लाओ, तो n बाई 1 प्लस एन इंटू ए स्क्वायर रूट अंडर इजकल टू एक्स। देख लीजिए कौन सा है, n बाई दिस, मतलब दिस इज अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, a pendulum has time period t for a small oscillation, lowest 1/4 of the string can flow the pendulum bob when it swings in the left of the, है ना, it resisting position as shown in the figure. The pendulum is released from rest at a certain point A. The time taken by it to return to the that point is. सिंपल सा बोल रहा है, ये यहां से इधर जाएगा और इधर आने में टाइम क्या लगेगा। तो देखो अगर मैं बोलता हूं इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी होता है। अब भी अगर मैं बोलूं यहां से यहां जाने का टाइम 1 टाइम पीरियड का आधा है, 1 टाइम पीरियड का आधा, इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा, तो आधा ही तो हुआ। अगर आप देखते हो यहां से, तो ये था, यहां से ऐसे जाता और यहां से ऐसे आता। लेकिन मुझे बताइए यहां तो वॉल लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये आधा हुआ ना, इधर आया और इधर आया, तो टोटल का हाफ। तो इसको मैं बोल रहा हूँ T1, क्या बोल रहा हूँ T1। T1 को कितना बोलोगे बाबू, 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी तो रहेगा और बाई में 2 हो जाएगा, मतलब ये आ गया पाई पाई, ऐसे बोल दो इसको, अब T/2 बोल दो डायरेक्ट। ये क्या है T, यहां से, तो T1 इजकल टू T/2। अब आगे चलो, इसके बाद ये वाला लेंथ कितना हो गया, अब तो इसके अबाउट रोटेट करें, एसएचएम करना चाहे तो ये 3L/4, तो ये वाला क्या हो गया L/4। तो पहले T2 देख लेता हूं, T2 जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 2 पाई रूट अंडर L/4 और बाई जी,
और चूंकि ये इस वाले के लिए कंप्लीट के लिए, तो इसके आधा यहां से यहां के लिए बाई 2 कर देता हूं। तो इसको देखो तो कितना आएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और ये 2 बाहर निकलेगा तो 2 2 जा 4, मतलब ये आ गया टी बाई 4। टोटल टाइम कितना लगेगा, टी बाई 2 प्लस टी बाई 4, दिस विल बी इक्वल टू 4, 2t प्लस टी मतलब 3t बाई 4 इज योर आंसर। अपना ऑप्शन नंबर 30 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात पता होना चाहिए, ध्यान से सुने। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट 100 सेंटीमीटर, यहां तक भरा हुआ है ना। 3 पिन होल्स आर मेड टू द साइड वॉल्स ऑफ द टैंक एट डेप्थ 80, 50 एंड 20, है ना, 80, 50 एंड 20। देखो बाबू बीच वाला जो है ना वो 50 पे है, कितना पे है, 50 पे। और इस टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए आपको पता होता है कि अगर टैंक का हाइट h है और h बाई 2 पे अगर होल किया तो उसका रेंज सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब मिडिल का रेंज सबसे ज्यादा होना चाहिए। वो देखिए कहां है, मिडिल का रेंज यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे है, यहां नहीं है, यहां पे नहीं है, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 3rd। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा साइक्लिक प्रोसेस ABCA इज शोन इन पीटी डायग्राम व्हेन प्रोसेस ऑन पीवी। ठीक है, पीटी डायग्राम दिया है और पूछ रहा है पीवी, तो पीटी दिया और पीवी दिया। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि पीटी दिया है, मतलब पीटी दिया है मतलब यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बी से सी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट में जब पीवी में जाओगे मतलब आइसोथर्मल में कुछ ऐसा होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि इसका जब मैं पीवी बनाऊंगा तो एक कर्व आएगा, कर्व आएगा, ये दोनों तो होगा, कर्व भी कैसा आएगा, ऐसा आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम इतना डिग्री से इतना, द रेडिएशन इमिटेड बाई इट इंक्रीज्ड बाई फैक्टर। ठीक, रेडिएशन आपको भी पता है कि अगर मैं बोलता हूं डी क्यू बाई डी टी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर का पावर 4 होता है। तो आप रेडिएशन, इसको मैं रेडिएशन बोल दो, ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, तो टी का पावर 4, सिंपल सा बात है, द रेडिएशन इमिटेड बाई इट इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर। अगर टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, तो मैं बोल रहा हूं रेडिएशन बोल देता हूं, रेडिएशन, रेडिएशन फर्स्ट बाई रेडिएशन, रेडिएशन सेकेंड, टी का पावर 4 पहले कितना था 127 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 227 प्लस 273, दिस का पावर 4, दिस विल बी इक्वल टू 300 400, दिस इज 400, और ये आ गया 400, ये आ गया 500, इसका पावर 4 गया, ये कितना आ गया 4 4 जा 16, 16 का 256 और बाई 625, है ना, 625। अब रेडिएशन इंक्रीज कितने टाइम्स किया ये पूछा है, मतलब रेडिएशन 2, तो रेडिएशन 2 कितना होगा, रेडिएशन 2 जिसको dq बाई dt बोल रहा हूं, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 625 बाई 256 इंटू रेडिएशन फर्स्ट। इसको कुछ नहीं है, dq बाई dt एक सिंपल सा याद, मतलब कितने टाइम इंक्रीज कर गया दिस, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोला, 3 कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी दिस एंड दिस आर कनेक्टेड एंड सो इन फिगर। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंडक्टर आर सेम एंड थर्ड कंडक्टर इज डबल, मतलब इन दोनों का एरिया इसका डबल है, लेंथ इन्होंने सेम बोला, फिगर में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेंथ सेम, लेकिन फिर भी आपको बोला है तो मान के चलना आपको, है ना, सेम लेंथ। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बात तो ये बोल क्या रहा है, दिस बोला द टेम्परेचर आर गिवन इन द फिगर इन अ स्टेडी स्टेट द कंडीशन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, यहाँ का टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस।
इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भैया पहले सबसे पहले तो इसके R1 निकालेंगे, एल वाई क्या होता है, के इंटू ए होता है, के इंटू ए। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं R2 क्या होगा, तो एल वाई के इंटू ए, K2 करेंगे K1 करेंगे, क्लियर। अच्छा इसके लिए क्या होगा, R3 होगा एल वाई K3 इंटू ए के जगह क्या कर देता हूं, ए के जगह ऐसा करो, इसको ए मान लो, ये a/2 होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सीरीज में मानिए, सॉरी पैरेलल में, 1 2 और यहां से ये कौन सा है बेटा 3, ये R1 है, ये R2 है और ये कौन है R3 है। यहाँ का टेम्परेचर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर आपको पता है थीटा डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आपको पता है यहाँ पे कितना हीट एनर्जी जाएगा, तो T हाई माइनस T लो थीटा डिग्री सेल्सियस बाई में R इक्विवेलेंट, इन दोनों का R इक्विवेलेंट R1 R2 बाई में R1 प्लस R2, दिस क्लियर। जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, यहां से जितना करंट आएगा इधर जाएगा थर्मल, तो यहां से कितना करोगे थीटा माइनस 0 और बाई में R3 कर दीजिए, R1 R2 R3 का वैल्यू पुट करो, जैसे ही इसको करोगे तो थीटा का वैल्यू जो आपका आएगा 40 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये आप कैलकुलेट करके आप देखें, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, K1 पता है, K2 पता है, K3 पता है, सब पुट कीजिए आंसर आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव। देखो इफ हाइड्रोजन गैस इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर देन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल मोशन, सिंपल से ट्रांसलेशनल के कारण 3 डिग्री ऑफ 3/2 RT कर दो, और हाई टेम्परेचर बोल रहा है हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल है ना, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल और प्लस 2 वाइब्रेशनल, ठीक है ना, हाइड्रोजन है। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप करोगे 3 2 5 7/2 RT, क्लियर, 7/2 RT 7/2 RT, इसका मतलब दोनों को डिवाइड करने के बाद कौन आएगा, यहां से करोगे तो सिंपल सा 3/2 RT और बाई 7/2 RT, RT से RT 2 से 2 मतलब 3/2, अपना ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था 21 का। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 rods of same length and same area of cross section area are joined this, ठीक है, temperature of two ends as shown in the figure as we move along the rod temperature are shown in the this, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। आइए अगर मैं बात करता हूं आपसे, देखो इस वाले केस में पहले तो ये देखो dq/dt क्या होता था, ये होता था -KA डेल्टा T/डेल्टा x कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है ना। अच्छा ये वाला तो क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट है, मतलब आप बोल सकते हो इसको इधर भेजिए, तो यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा T इजिकल टू -1/KA इंटू डेल्टा x, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे चले। अब मैं आपसे बातें ये कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से बातें करूं तो ये डेल्टा x, कौन सा x, डेल्टा x, डेल्टा x क्या होता था, लेंथ होता था, तो लेंथ तो दोनों का LL ही है, क्या है LL है, इसका मतलब मैं यहां से बोलूंगा डेल्टा T इनवर्सली प्रोपोर्शनल K, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल K होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस, जिसका, ध्यान से सुनो, जिसका टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है उसका K का वैल्यू कम होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस आप देखिए कहां ज्यादा है, अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां से यहां के लेंथ के लिए, तो ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस, ये वाला, और इस वाले के लिए अगर बात करते हो तो इसके लिए कौन सा, ये है। तो जहां टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है वहां K क्या होगा, कम होगा, जहां टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा वहां K कम, तो इसका मतलब इसका जो K है K2 लेस देन क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। क्यों, ध्यान से सुने, फिर से देखें मैं बता क्या रहा हूं, ये तो कांस्टेंट हो गया बेटे, लेंथ यहां से लोगे तो डेल्टा x, इसी को तो बोलते थे dt/dx, इसको लेंथ भी लेते थे, तो ये कांस्टेंट इधर ले आइए, तो आप डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप क्या बोलोगे, एरिया तो कांस्टेंट ही है, मतलब जिसका टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा उसका K कम, तो टेम्परेचर में डिफरेंस इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसका K कम होगा, K2 लेस देन K1, K2 लेस देन K1 किसमें है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 23 के पास चलते हैं। द केशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ अ लीनियर मास डेंसिटी दिस, म्यू आपको दे रखा है, म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है 0.04,
केजी पर मीटर, ठीक है। इज गिवन बाई इक्वेशन दे रखा द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। पहली बात तो आप मुझे बताओ कि स्पीड होता क्या है। स्पीड की अगर बात करोगे, स्पीड v इजकल टू आप ओमेगा बाई के बोलते थे, ओमेगा बाई के, और यहां से आप बोल सकते हो रूट अंडर टेंशन बाई म्यू बोल सकते हो। इक्वेशन लिखोगे तो बाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का वैल्यू यहां से क्या है, ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई बाई में 0.04 ओमेगा टी माइनस में के एक्स, के का वैल्यू कितना है 1 बाई 0.50, क्लियर। अब आइए ओमेगा वाई के यहाँ पुट कर दो, ओमेगा वाई के यहाँ पुट कर दो और म्यू को यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ से आपका टेंशन आ जाएगा। टेंशन कितना आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ 23 का जो मैं कैलकुलेट किया हूँ, क्या किया हूँ 23 का, वो आ रहा है 6.25 न्यूटन दिस, आप इसको कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। द हॉट वाटर फ्लोज, है ना, फ्लोज फास्टर यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फास्टर देन कोल्ड वाटर। बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि अगर आप उसको गर्म करते हो, क्या करते हो, तो उसका जो विस्कोसिटी है वो क्या होगा, मतलब वो कम हो जाएगा विस्कोसिटी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, यही तो होता है। जैसे कि आप ये हनी वाला केस देखो, हनी में वो थिक होता है, उसको मैं जब हीट करता हूं तो मेल्ट होता है तो ज्यादा फैलता। तो यहाँ पे बोल रहा है द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर, बिल्कुल सही बात है, इसमें स्टेटमेंट 1 सही है। सोप बबल हैज हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, ना उल्टा होता है इसमें। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आइए क्वेश्चन नंबर 25, बोरा एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू इंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेट्स एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट, ईच ऑफ दिस सेंटीमीटर दे रखा है लेंथ, द इलेक्ट्रॉन इमर्जेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन विथ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिस, ठीक है, वेलोसिटी दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स दिस, देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इच, मास वगैरह दे रखा है। देखो बेटा ये क्वेश्चन ये वाला है, ये कितना दिया लेंथ, ये लेंथ दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 100 कर दो इसको पहले मीटर। ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर निकलेगा। ये बोल रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, वेलोसिटी 10⁻6 है, 6। ये पूछ रहा है वाई वाला क्या होगा, वी वाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक्स क्या होगा, 0 होगा, लेकिन इधर क्या होगा, क्यू ई बाई एम, एक्सेस बाई एक्सिस हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो मुझे आप बस इतना बताएं, ध्यान से देखें, यहां से मैं एस एक्स इजकल टू क्या बोल दूंगा, यू एक्स इंटू टी बोल दूंगा, ठीक है। एस एक्स कितना है 10 और बाई 100, यू एक्स आपको पता है 10⁻6 है, यहां से टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां से आप टी निकाल लो, टी निकाल ले। एस वाई इजकल टू क्या बोलोगे, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी एस। अब ध्यान से सुने, वी वाई लगा दो डायरेक्ट, वी वाई इजकल टू क्या लगा दो, क्योंकि आपसे पूछा था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो यहां से क्या बोलोगे, वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए बाई टी, क्लियर। टाइम आपको पता है बेटा, टाइम आपने निकाल लिया, वी वाई आपको निकालना है, यू वाई बाई के अलॉन्ग तो क्या होगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली चला था, तो 0 प्लस यहां से क्यू ई बाई एम और इंटू टी, ये वाला टाइम है आप पुट कर दो, ठीक है। और क्यू आप कहां से लोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज होने सारे को पुट कीजिए, और पुट करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर मैं बात करता हूं, बोला रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेज थ्रू, रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेज थ्रू अ पैरेलल साइड स्लैब, ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। It suffer lateral displacement d while passing through the slab as the angle of incident, दिया हुआ angle of incident theta at the angle of incident is increase the displacement d। सिंपल सा आपको ये बात आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26 कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, d इजकल टू जो होता था वो t इंटू साइन आई माइनस आर, और बाई में क्या होता था, कॉस आर होता था, यही होता था एक बार फॉर्मूला, हाँ।
अब आपको पता है कि अगर मैं थीटा को इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, आई को इंक्रीज करता हूँ, आई मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आई, आई का मतलब मैं थीटा ले रहा हूँ। अगर मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ, किसको इंक्रीज कर रहा हूँ, थीटा इंक्रीज करूंगा, तो आपको पता है कि आर क्या हो जाएगा, आर यहां से इंक्रीज होगा और कॉस आर क्या हो जाएगा, कॉस आर डिक्रीज होगा, सिंपल सा बात है। और कॉस आर डिक्रीज अगर हो गया, कॉस आर क्या हो गया, डिक्रीज अगर हो गया, तो डी को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, डी को इंक्रीज। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, S1 S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड इमर्जिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू दे रखा है, ये ध्यान रखना, लैम्डा कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हैविंग सेम इंटेंसिटी, दोनों का इंटेंसिटी यहाँ का मान लो आई नॉट, तो यहाँ का आई नॉट, ठीक है। P and Q are 2 points at the same distance from the center O, from the center O, ठीक है, of line segment this, the ratio of the intensity of the radiation P and Q। पहली बात तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको पता है पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक जीरो होता था, तो यहाँ मैक्सिमा बोलोगे, मैक्सिमा का मतलब इंटेंसिटी 4I नॉट होगा, कितना हो जाएगा, 4I, सिंपल सा। यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, आपको पता है इस वाले सोर्स के लिए यहाँ पार्ट डिफरेंस 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर का मतलब मैं लैम्डा बाई 4 बोलूंगा, और इस लैम्डा बाई 4 के लिए, लैम्डा बाई 4 के लिए मुझे इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी क्या होता है, 4I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 होता है। तो पहले इसके लिए डेल्टा 5 निकालूंगा, डेल्टा 5 क्या होता है, 2 पाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा गया, यहाँ से ये गया, तो ये कितना आ गया, पाई/2 आ गया, तो ये आ गया 4I नॉट कॉस स्क्वायर, पाई/2 का मतलब, पाई/2 का मतलब 45 डिग्री, तो ये आ गया 4I नॉट बाई 1/√2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ से आ गया 2I नॉट, मतलब P पे आया 2I नॉट, यहाँ आया 4I नॉट, तो 2I नॉट बाई 4I नॉट इज इक्वल टू 1/2, 1:2 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। What are the figures shown in the figure shows electric field line in which an electric dipole P is placed and shown which of the following statement is correct? पर the dipole will not experience any force, ये तो बिल्कुल गलत है भैया, है ना। अब एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी से ज्यादा है, तो क्या नियर है। The dipole will experience a force towards right, that dipole will experience a force toward left, the dipole will experience a force upward, सिंपल सा है यार। देखो इसमें अब मुझे बताओ, इधर पे ज्यादा फोर्स लगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, और इधर कम लगेगा, इधर कम लगेगा, तो नेट फोर्स कहाँ है, इस वाले डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स राइटवर्ड होना चाहिए, मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो 28 का 2। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, पॉइंट चार्जेस 4Q, Q and plus 4Q are kept on the x axis at point this and this respectively। इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं, सिंपल सा, आप क्या कर लो, पॉइंट 4Q, Q and 4Q are kept on the x equal to 0, a and 2a, यहाँ पे x 0 है, फिर यहाँ x a है, फिर यहाँ क्या है, x 2 है। सिंपल सा इन्होंने चार्ज क्या क्या रखा, इन्होंने चार्ज रखा भैया 4Q, और ये क्या रखा 4Q, और ये क्या रखा माइनस। अब देखो बेटा, अगर इन दोनों को आप फिक्स्ड रखते तब इसको बोल सकते थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है अलोंग बाई एक्सिस, क्योंकि स्टेबल का मतलब इसको डिस्प्लेस करने के बाद वापिस आना चाहिए। लेकिन ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, सब फ्री है, तो फ्री है तो भैया, तो ये तो जैसे ही ये इस पे फोर्स लगाएगा इस वाले डायरेक्शन में, ये लगाएगा इधर, फटाक से भागेगा, तो कौन सा होगा, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सिंपल सा बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर मैं बात करूं, तो इफ अ पोटेंशियल ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी, मतलब इसके और इसके बीच में एक सेल लगा हुआ है, ऐसे बोल दो, और ये कितने वोल्ट का है, 60 वोल्ट, क्लियर है। वेयर VA इज 60 वोल्ट, VB इज, ठीक है, ये 0 वोल्ट बोल रहा है और ये 60 वोल्ट बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये बताना है बेटा, सिंपल सा है, VD क्या होगा, Q7 फ्राड पे क्या होगा, 5 फ्राड पे क्या होगा, ठीक है, देखते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले ए को मैं इधर रख लेता हूं और बी को मैं इधर रखता हूं, ठीक है। अब आइए मैं बात करता हूं, बी एंड सी दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो बी एंड सी को इधर रखता हूं और डी को कहीं बीच में। अब आइए, ए एंड डी के बीच में बेटा एक लगा हुआ है, ए एंड डी के बीच में एक आप लगाइए, कितने फराड का है, 4 फराड। अच्छा, इसका काम हो गया। डी एन एफ, डी एन सॉरी बी, डी एन बी के बीच में एक लगा हुआ है 5, कितना, 5 फराड, इसका भी काम हो गया। डी एन सी, ए 7 फराड, ये भी लगा हुआ, ठीक है। ए एन सी, ए एन सी का मतलब यहां लगा हुआ है, और ये कितना है, ये बेटा 3 फराड, क्लियर। अब आइए एक बात करते हैं, ये डी हुआ, रहने देना, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों को मिलाकर अपन कर देंगे 12, ठीक। तो ये 12 हो गया, तो यहां ए रखिए, यहां डी रखिए, और यहां बी एन सी रखिए। यहां पे 4 है, यहां पे 12 है, और यहां पे क्या है, 3 है, ठीक। अब देखो सिंपल से तुझे मैं बात बता रहा हूं, सारा कैलकुलेट में करने वाला हूं नहीं। अब सारे का इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट निकाल लो। जैसे ही सी इक्विवेलेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, सी इक्विवेलेंट, तो यहां से चार्ज कुछ आएगा, क्योंकि यहां पे क्या 60 वोल्ट है, तो सी इजकल टू क्या होता था, क्यू बाई वी होता था। तो क्यू इजकल टू क्या आ जाएगा, क्यू इजकल टू आ जाएगा, क्यू इजकल टू आ जाएगा सी इंटू वी, मतलब यहां से चार्ज कितना आ गया। फिर आपको वो वाला शॉर्टकट लगाना है, ऊपर में कितना जाएगा और नीचे में कितना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग तो आप ये दोनों कैलकुलेट कर लो जो कि आ रहा है, ठीक। अब यहां का पोटेंशियल आपको पता है 60 है, तो अगर इसमें आप चार्ज, जिसको मैं Q1 बोल रहा हूं, आप निकाल लोगे, Q1 निकालने के बाद C इक्वल टू क्या लगाओगे, QV, तो यहां पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा उसके अकॉर्डिंग यहां का पोटेंशियल आप निकालिए। जैसे ही निकालोगे तो ये 15 के साथ आपका भिड़ जाएगा और आपका ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। फिर भी आप इसको देखिए, कैलकुलेट आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 31, टू रेजिस्टेंस R1 R2 provides 3 to parallel equivalent whose ratio this, then the correct relationship। बोला टू रेजिस्टेंस R1 and R2 provides 3 to parallel equivalent, है ना। तो सीरीज में क्या होता है, RS बाई RP बोल रहा है, RS बाई RP मतलब R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यही तो बोल रहा है ना। इसका रेशियो दिया है n/1, इसको ऊपर कर दो रे बाबू, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और बाई में क्या आ गया, R1 R2 इक्वल टू आ गया n/1। क्लियर है। आइए, सबसे पहली बात तो मैं क्या करता हूं, जो देखो यहां से R1 प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू n R1 R2 करता हूं, है ना। क्योंकि देखो R1 R2 देखिए करते हैं, इसको इधर पहले लेके आओ, R1 प्लस R2 इधर लाता हूं तो रूट में आएगा रूट अंडर n, और यहां आ गया रूट अंडर R1 R2, ठीक। इसको आप नीचे भेजो, आप लो एक बार कर देता हूं, R1 बाई रूट अंडर R1 R2 प्लस R2 बाई रूट अंडर R1 R2 इक्वल टू n का पावर 1/2। इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, इसको एक बार देख लो, इसको रूट के अंदर में R स्क्वायर बाई R1 R2 के साथ करता हूं, तो ये आ जाएगा R1 है ना, R1 बाई R2 का रूट अंडर प्लस रूट अंडर R2 बाई R1 इक्वल टू n का पावर हाफ, दैट इज अपना ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मीटर ब्रिज का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज। क्वेश्चन पढ़े एक बार, फिगर शोज रफ स्केच ऑफ मीटर ब्रिज व्हेन लेफ्ट एंड राइट गैप आर क्लोज्ड विथ R1 एंड R2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्लेक्शन इज 0 मतलब नल पॉइंट है, नल एट लेंथ L सेंटीमीटर, L पे आया होगा, ये L है। नाउ R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, देन बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज्ड बाय 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड R1 एंड R2 का रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे करना क्या होता है, आपको भी पता है कि R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सॉरी R क्या होता है, यहां से रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, ठीक। तो मैं यहां से अगर बोलूं
कि R1 बाई R2 इजकल टू एल बाई, ये अगर एल है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर माइनस एल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर माइनस एल, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोला, नाउ R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड। अगर तुम R1 R2 को इंटरचेंज करते हो देन बैलेंसिंग जो पॉइंट है वो 25 से इंक्रीज हो गया। मतलब अब जो नया वाला रेशियो है, कौन सा वाला रेशियो, नया वाला R2 बाई R1, R2 बाई R1 ऐसे करो तो पहले L था तो L इंक्रीज हो रहा है 25, तो L प्लस 25 कर दो तो नीचे कितना बच जाएगा। अगर वो L प्लस 25 हुआ तो नीचे मेरे हिसाब से 75 माइनस एल होगा, 75 माइनस एल। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें, जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L मूव्स विद अ वेलोसिटी v इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अच्छा ठीक है, लेंथ इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होना भी पड़ेगा, BL भी परपेंडिकुलर ही होता है, वेलोसिटी है ना। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है बाबू कि यहां पे आपको पता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो क्या होता था, BLV होता था, सॉरी इंड्यूस EMF BLV होता था। तो EMF का मतलब ये चेंज इन पोटेंशियल है। तो आपको पता है कि V इजकल टू क्या होता है, डेल्टा V इजकल टू E इंटू एल बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेल्टा V बाई एल होगा। यहां से क्या है EMF BLV और बाई एल, एल से एल गया तो क्या आ गया B इंटू V, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं तो एज शोन इन द फिगर अ मैग्नेट इज मूव विथ फास्ट स्पीड, ठीक है भैया, बहुत फास्ट स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स अ कॉइल एट रेस्ट ड्यू टू द induced electromotive force, induced current and induced charge in the coil is this if the speed of the magnet is doubled, the incorrect statement। ठीक है भैया, सबसे पहली बात तो ये देखो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट। देखो बाबू, अगर मैं आपसे बात करूं इंड्यूस करंट, क्या क्या दिया है, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब दिस आई एंड चार्ज। एक बार बताओ, इसको मूव करने के साथ ये तो इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन चार्ज कभी इंक्रीज करता नहीं। तो चार्ज अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो चार्ज रिमेन सेम, मतलब ये इनकरेक्ट बोला है, ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन जब भी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, सिंपल से क्वेश्चन, सॉरी इसका 35 का 4 होगा। क्यों, ये दोनों तो इंक्रीज करेगा ही, इसके बारे में मैंने बताया नहीं कि इंक्रीज करता है, क्लियर है, तो ये कांस्टेंट ही होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 36, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दिस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ए 4 न्यूक्लियाई विथ मास नंबर दिस तो दिस, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है भैया। न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, अच्छा न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स बोल रहा है, न्यूक्लियर फोर्स इज क्या बोल रहा है, लॉन्ग रेंज फोर्स, जो कि गलत, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो पहली बात तो भैया आप ये देखें, इसको तो पहले आर करना पड़ेगा, आर रीजन इज फॉल्स और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंडिपेंडेंट, मास नंबर पे डिपेंडेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ ही गया तो न्यूक्लियन मास नंबर तो नीचे ही है ना, तो ये मास नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी करता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड है ना। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 37, द सन डिलीवर्स अबाउट इतना वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑफ एनर्जी टू द अर्थ सरफेस एट द मिड डे टाइम टू अ प्लेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ रेडिएशन ऑन अ साइनी रूफ टॉप ऑफ डायमेंशंस, दिस डायमेंशंस दे रखा है ना। एज्यूम दैट द रूफ टॉप इज परफेक्टली रिफ्रैक्टेड, सिंपल सा बात है भैया, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है 2I/c होता है, क्या होता है 2I/c, और ये इंटेंसिटी
इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी बाई टाइम इजकल टू पावर वाट बाई एरिया। देख लो, तो प्रेशर आपको पता है, प्रेशर इजकल टू होता है फोर्स बाई एरिया। आपने सब पूछा फोर्स, तो 2I/c और इंटू एरिया कर दो बेटा। आई का वैल्यू आपको पता है, एरिया आप यहां से ले लोगे 50 मीटर स्क्वायर, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 37 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, 37। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। A particle moving in the x position direction, x positive direction, ठीक है, has a de Broglie wavelength this. Another particle also moving in same direction has de Broglie wavelength this. The two particles make a collision, and after the collision they move together as a single particle. The de Broglie wavelength of this single particle. Simple सा बात, एक ये जा रहा था, इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, h बाई लैम्डा लिख दो, मोमेंटम 1 लैम्डा 1, और ए भी जा रहा था, इसका क्या है P2 लिखो, ये लिखो h बाई लैम्डा 2, दोनों कोलाइड किया और एक बन गया, क्या बन गया, एक। ठीक, अब इसका मोमेंटम जो होगा आपको भी पता है, मोमेंटम अपन कंजर्व करते हैं कि नहीं, तो इसका जो मोमेंटम होगा कितना होगा, h बाई लैम्डा 1 प्लस h बाई लैम्डा 2, h बाई लैम्डा 1 प्लस h बाई लैम्डा 2, ये फाइनल मोमेंटम। ठीक, आइए यहां से बात करते हैं, इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना, तो इसका फाइनल मोमेंटम जब लिखोगे पी फाइनल, तो पी फाइनल क्या लिखोगे, एच बाई लैम्डा फाइनल लिखोगे, इजकल टू एच बाई लैम्डा 1 प्लस एच बाई लैम्डा 2, एच चला जाएगा, तो यहां से 1 बाई लैम्डा फाइनल इजकल टू, यहां से कर दो सिंपल से यार, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो लैम्डा फाइनल आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। मतलब कौन सा, ऑप्शन 4 मैच कर रहा है, 39 का 4, 39 का 4। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मैच द कॉलम है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज बाई लेंथ इजकल टू यंग्स मॉडुलस, मतलब यंग्स मॉडुलस इजकल टू प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर का आप करोगे तो यूनिट लिखो केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, बाई में मीटर स्क्वायर, एक से एक गया, तो यहां से आएगा केजी बाई मीटर और बाई सेकेंड, तो यहां से m1 l माइनस 1 और t माइनस 1, मतलब 1 का m1, अच्छा ये वाला सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड स्क्वायर होगा, m1 l माइनस 1 t माइनस, मतलब a का 2 किसमें है, इसमें है और इसमें, ये दोनों खत्म। ठीक है, अब ये टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क अगर मैं देखता हूं टॉर्क, तो टॉर्क इजकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, यूनिट लिखो केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू में मीटर, तो m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, तो m1 l2 t माइनस 2 कोई दिख नहीं रहा है, तो m1 l2 इसको l2 कर दिया, आपका पेपर में सही आया होगा, l2 और t माइनस 2, मतलब ये वाला इज करेक्ट। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल, ये सब क्लास नोट्स में किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल सरफेस इज दिस, है ना, थ्रेशोल्ड दे रखा है भैया, लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे चलो, व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब यहाँ जो लैम्डा है वो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V नॉट। व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल, अगर इसको आप डबल करते, देखो यार, आप जब काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी देते हो वो क्या होता है, वो कुछ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का काम आता है, यही आता है ना, तो बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, E इंटू वी नॉट, तो ये तो फिक्स ही रहेगा ना, ये क्या रहेगा, फिक्स। अच्छा यहाँ वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो वेवलेंथ जब आप डबल कर दे रहे हो, यहां से एच सी वाई लैम्डा इजकल टू एच सी वाई लैम्डा नॉट और प्लस में ई इंटू वी नॉट, तो वेवलेंथ डबल करोगे तो ये तो आना नहीं है, ये भी नहीं आना है, आप इक्वेशन बना के आप देख लीजिए। अब बात आया कि जब मैं वेवलेंथ डबल करूंगा, है ना,
डबल डबल कर रहा हूं, तो भैया जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इससे तो छोटा होना चाहिए, क्या होना पड़ेगा, छोटा। इसका मतलब इसका ऑप्शन दिस। आप दोनों के लिए अलग अलग ही क्वेश्चन बना के कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताने लायक कुछ है नहीं, 42 का ऑप्शन डायरेक्ट लिखो, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। मैं तो भैया क्या करूंगा, यहां इनपुट डालूंगा ए एंड बी, ठीक है। ए को डालूंगा 0 0 1 1, बी को डालूंगा 0 1 0 1, ठीक है। अब यहां से आप जब 0 दोगे, क्या दोगे, 0, तो यहां से 0 दो, यहां 0 है, यहां से आप 0 दोगे तो ये क्या 1 1 क्या आएगा, तो 0 एंड 1 का एंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहां से आइए, यहां से ए को आपने क्या दिया, 0 का उल्टा दिया तो 1 दिया, और यहां से बी क्या दिया 0, तो ये वापिस यहां क्या मिला, 0 मिला। अब 0 0 का और क्या होगा, 0 होगा, तो 0 0 सब में 0 0, सब में क्या है 0 0, तो चलो भैया यहां तो 0 मिला। अब आइए 0 और 1 देखते हैं। यहां से आप 0 लिए, क्या लिए 0, यहां से 0 लो तो यहां से 0 आएगा, यहां 0 मिलेगा, ठीक है भैया। यहां से क्या लोगे 1, तो 1 का उल्टा 0, भैया यहां से सेकंड लिए 0, अब 1, तो 0, और यहां इसका उल्टा, यहां देख लीजिए बी का नॉट जा रहा है तो 1, तो 1 का उल्टा 0, तो 0 0 का यहां वापिस क्या मिलेगा 0। यहां आइए, यहां लिए 0 0 का उल्टा 1, और यहां क्या आ गया 1, तो 1 1 का कितना 1, तो इन दोनों का क्या आएगा 1, मतलब ये तो होगा नहीं, अब इन तीनों में होगा। ऐसे ही आप चेक कीजिए तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपका मन करता है तो भैया आप बाकी यहां से ए लो, क्या लो ए, यहां आएगा, यहां से बी का नॉट, इसका एंड है ए, और इसका एंड लो। ऐसे यहां पे क्या होगा, यहां से बी चला, यहां से ए नॉट चला, तो यहां क्या आएगा ए नॉट एंड बी, फिर यहां पे इन दोनों का और लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो इल्ड, ठीक है। यहां से ए चला, ए का नॉट क्या होगा ए बार, बी का नॉट होगा बी बार, और यहां से एक्स मिला, तो ये देखो ए और इसका बी बार है ना, और ये एंड गेट है और इसका बार, तो यहां से क्या आ गया ए बार का बार और बी बार का बार, तो ए और बी, मतलब कौन सा गेट है 2, ऑप्शन नंबर 44 का 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 45। क्या बोल रहा, प्योर क्रिस्टल हैज इतना एटम्स पर मीटर क्यूब, मतलब इतना एटम्स पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में इतना है। इट इज डोप्ड बाई 1 पार्ट पर 10 मिलियन कंसंट्रेशन ट्राइवैलेंट, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा, ये पहली बात तो ये यहां से एन आई इंटू एन ई इजकल टू क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर बोल दो, ठीक है, एन एच, ऐसे कीजिए, एन ई इंटू एन एच इजकल टू क्या हो जाएगा, एन आई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एन आई आपको दे रखा है ना, अब ये तो आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल्स कितना है, तो देखो यहां पे बोल क्या रहा है, जो देखे यहां पर प्योर क्रिस्टल हैज इतना एटम्स पर मीटर क्यूब इज डोप्ड बाय 1 पार्ट पर इतना मिलियन, इसका एक पार्ट में इतना मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइवैलेंट है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले भैया होल का कंसंट्रेशन चाहिए, क्या चाहिए होल का, तो कंसंट्रेशन ऑफ होल डायरेक्ट मैं लिखा हूँ 3 इंटू 10⁻28। अच्छा यहां से इतना मिलियन है, तो 10 इंटू 10⁻10 डायरेक्ट कर दो 6, तो इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 3 इंटू 10 कितना आ रहा है बेटा 7, ऊपर जाएगा 21,
अब आपको पता है यहां से एन इजकल टू क्या हो जाएगा, एन आई का स्क्वायर बाई एन एच। एन आई कितना है, एन आई है 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर और बाई एन एच 3 इंटू 10⁻21। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व करके आया है वो आया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? तो आई होप पेपर ज्यादा टफ तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग अच्छा गया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को भी, कुछ कुछ नए नए टाइप का क्वेश्चन था जो सीखने को मिला होगा। बाकी आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए अच्छे से लग जाइए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टेस्ट।